वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एचपीटेट नॉन मेडिकल नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें भी हम उसका साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया है कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में अडोलसेंस कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होती है? सेंसरी मोटर स्टेज। इन्होंने गलत दिया हुआ है। पहली स्टेज जो होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से लेके 2 साल। वो होती है पहली स्टेज। दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, वो होती है 2 से 6 या 2 से 7 साल। तीसरी होती है कंक्रीट, वो होती है 7 से लेके 12 साल। तीसरी है फॉर्मल। फॉर्मल जो होती है वो होती है 12 प्लस। अब यहाँ पर बोला है अडोलसेंस। अडोलसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 प्लस होता है। तो इसका जो आंसर है वो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर, और दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, तीसरी होती है कंक्रीट, और चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सेंसरी का टाइम पीरियड होता है 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल का होता है 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल का होता है 7 से 12 साल, और फॉर्मल का होता है 12 प्लस। तो अडोलसेंस जो एज होती है वो 12 से लेके 17 साल के बीच में होती है। 12 से लेके 17 साल के बीच में जो होती है वो अडोलसेंस होती है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब आपको और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो सेंसरी को हम बोलते हैं, जो सेंसरी की एज होती है इसको हम बोलेंगे इन्फेंसी। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इन्फेंसी कौन सी होती है। तो इन्फेंसी होती है सेंसरी मोटर। इन्फेंसी के बाद इसको बोलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड। और तीसरी जो 7 से लेके 12 साल बताई ये होती है लेटर चाइल्डहुड। क्या होती है? लेटर चाइल्डहुड। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म के अनुसार सेंटर ऑफ द पर्सनैलिटी क्या होता है। तो ह्यूमनिज्म जो मानते हैं वो मानते हैं कि सेल्फ जो होता है वो सेंटर ऑफ द पर्सनैलिटी होता है। हम खुद, हमारा सेल्फ जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी का सेंटर होता है। अब यहाँ से बड़ी बार क्वेश्चन आता है। देखो, इड और ईगो और सुपर ईगो के बारे में किसने कहा था? यही पता होना चाहिए। फ्रूड की थ्योरी में, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में उन्होंने कहा था कि इंसान के अंदर इड होती है, ईगो होती है और सुपर ईगो होती है। इसको हम बोलते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच। तो इड किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? याद रखना, वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? प्लेजर प्रिंसिपल। अब प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि इंसान चाहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। वो क्या होता है? हमारा प्लेजर प्रिंसिपल। दूसरा होता है, एक ईड होगा, एक ईगो नहीं लिखा यहाँ पर, ईगो भी लिख लो आप, ठीक है। ईगो जो होता है वो करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम, कि रियलिटी क्या है, जो सोसाइटी को एक्सेप्ट होगा वही करेगा वो। और सुपर ईगो जो होती है वो मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर? मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। क्लियर होगी बात? अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होता है? उसमें ईड होता है, और सबसे लास्ट में क्या डेवलप होता है? सुपर ईगो। ठीक है, ये सबसे पहले डेवलप होता है ईड, और सबसे लास्ट में क्या डेवलप होता है? सुपर ईगो। आगे आप क्वेश्चन आता है डैश इज अचीव ड्यूरिंग द पियाजेस कंक्रीट। यहाँ लिखा है, देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो सेंसरी मोटर में आता है। कहाँ आता है? सेंसरी मोटर में। दूसरा, हाइपोथेटिक रीजनिंग आती है फॉर्मल में। कहाँ आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। एनिमिज्म जो आता है वो प्री ऑपरेशनल में आता है। किस में आता है? प्री ऑपरेशनल में आता है। और जो कंजर्वेशन होती है वो कंक्रीट में आती है। कहाँ आती है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। अब कंजर्वेशन होती क्या है? आपने देखा होगा एक छोटा बच्चे को अगर आप मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक चिप्स का पैकेट दोगे, और अगर उसको वही चिप्स खोल के कोली में दोगे तो वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि चिप्स की मैं बहुत ज़्यादा है।
इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। छोटा बच्चा तो है, आप उसको 10 रुपये का नोट दोगे या 10 रुपये के सिक्के देंगे तो वो सिक्के लेगा। उसको ये पता नहीं होता है कि 10 रुपये का नोट और 10 रुपये के सिक्के एक बराबर होते हैं। वो होता है उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या होता है? जब बच्चा इस चीज़ को समझ जाए कि 10 रुपये का नोट और 10 रुपये क्या है, इक्वल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हुआ कि बच्चे के दिमाग में किसी चीज़ की पिक्चर बन जाती है, उससे आप कोई चीज़ छुपाओगे तो उसको लग जाएगा पता कि मेरे से कोई चीज़ छुपाई गई है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरा बोला है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? एनिमिज्म का मीनिंग होता है कि बच्चा सोचता है कि हर चीज़ में जाना है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपनी डोल को सुला लेते हैं, साथ में उसको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर चादर उठाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एनिमिज्म होती है। और एक होती है हाइपोथेटिक रीजनिंग। जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाना सीख जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिक रीजनिंग। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिक रीजनिंग। आगे पूछा हुआ है एरिक्सन की स्टेज में एडोलसेंस कौन सा होता है? एरिक्सन की स्टेज में एडोलसेंस कौन सा होता है? तो जो सबसे पहले एरिक्सन ने जो स्टेज थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम साइको सोशल थ्योरी। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा साइको सोशल थ्योरी किसने दी है? तो वो दी है आपको एरिक्सन ने। किसने दी है? एरिक्सन। इसमें जो है वो स्टेजेस जो है वो अप्रोक्सीमेट 8 स्टेजेस दी हुई हैं, 8 स्टेजेस दी हैं, लेकिन हमें पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो सेकंड होती है वो होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। क्लियर हो गई? ऐसे होती हैं। वैसे 8 है, पूरी नहीं लिखेंगे हम। आपको पूछा है एरिक्सन की एडोलसेंस क्या होती है। जब अगर पहला पढ़ेंगे हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अगर बच्चे को बोला माँ जो है बच्चे को केयर करेगी, दूध पिलाएगी, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट की भावना रहती है, नहीं तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट आ जाता है। फिर दूसरा होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? टॉयलेट ट्रेनिंग सीख लेता है। टॉयलेट ट्रेनिंग सीख लेगा तो बच्चा क्या करेगा? अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीख लेगा तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी की भावना आ जाएगी, नहीं तो वो शेम फील करेगा। आगे है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर बच्चा कोई चीज़ करना चाहता है उसको इनिशिएट करने देंगे तो वो उसके अंदर एक भावना आ जाएगी इनिशिएटिव लेने की, नहीं तो वो गिल्टी फील करता रहेगा। चौथी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि बच्चा मान लो जैसे एडोलसेंस में मान लो आप अप्रोक्सीमेट 10-12 साल का हो गया, तो बच्चा जैसे मान लो 10th के बाद +1 +2 में उसने क्या लेना, उसको कन्फ्यूजन रहता है। अगर उसको उस टाइम पता लग गया कि मैं नॉन मेडिकल लूँगा, मेडिकल लूँगा या आर्ट्स लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, नहीं तो वो ज़िंदगी भर किस में रहता है? रोल कन्फ्यूजन में। तो एरिक्सन की जो एडोलसेंस की एज होती है वो कौन सी होती है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आगे आया है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो पियाजे की थ्योरी में कब डेवलप होती है? तो मैंने आपको बताया प्री ऑपरेशनल में क्या होता है? एनिमिज्म होता है। क्या होता है? एनिमिज्म। अभी ऊपर बताया मैंने, बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। यहीं पर आती है इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या सोचता है कि जो चीज़ आप ऐसे इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, बच्चे को घर से स्कूल छोड़ा गया था और उसको उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा स्कूल से घर आ जाना। तो बच्चे ने बोला मुझे घर से स्कूल आने का रास्ता पता है लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता पता नहीं है। इसको बोलते हैं हम इररिवर्सिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? इररिवर्सिबिलिटी। आगे आता है फॉर्मल में। फॉर्मल में आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी कि जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते, समझना नहीं है, उसको बस फील करना है, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट में क्या आता है? चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली। चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली, ये पेपर में बहुत बार आता है। थिंक लॉजिकली, लॉजिक कब स्टार्ट होता है? वो आता है कंक्रीट में। फिर आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो कंजर्वेशन, जो ऊपर आपने लिखा, क्या होता है? कंजर्वेशन। आ गया है सेंसरी मोटर में। सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। आगे पूछा है
IQ कितना होता है मेंटली टार्गेट बच्चे का, मेंटली चैलेंज बच्चे का IQ जो होता है वो 70 से कम होता है। कहाँ होता है? 70 से कम होता है। अगर आपको पूछे कि एवरेज बच्चे का IQ कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एवरेज का IQ होता है 90 से लेकर से 110 के बीच में जो होते हैं वो जिनका IQ होता है उनको हम बोलते हैं एवरेज IQ वाले बच्चे। दूसरा क्वेश्चन आता है जीनियस बच्चे का IQ कितना होता है? जीनियस बच्चे का IQ होता है 140+। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। आगे पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल की पहली स्टेज होती है, पहले हमें क्या आती है? नीड, फिर क्या आता है? ड्राइव, और फिर क्या आता है? इंसेंटिव। अब नीड क्या होती है? देखो, जरूरत हर किसी को होती है। मोटिवेशन साइकिल के सबसे पहले जरूरत, जब तक हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी हम कोई काम नहीं करते हैं। तो नीड जो होती है वो सबसे जरूरी चीज़ होती है। सबसे पहले क्या आता है? नीड। जरूरत होगी तभी हमें कोई चलाने वाला, उसके बाद चालक चाहिए। जैसे मान लो आपको खाना खाना, आपकी जरूरत क्या है? खाना है, लेकिन आपको चला क्या रहा है? भूख। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि अगर आपको भूख लगी है तो भूख क्या है? भूख आपकी ड्राइव है, और नीड क्या है? खाना। नीड क्या है आपका? खाना। खाना आपकी नीड है, और आपको चला क्या रहा है? भूख। अगर भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं बनाएंगे, और अगर आपको भूख के बाद खाना मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा, एक हैप्पीनेस की भावना आएगी। वो क्या होता है? आपका इंसेंटिव होता है। ठीक है, तो पहला होता है नीड, फिर दूसरा स्टेप पूछेगा तो ड्राइव, तीसरा पूछेगा तो इंसेंटिव। आगे पूछा है टाइप ऑफ बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट। बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा टेस्ट है? वो इंडिविजुअल में होता है। इंडिविजुअल में होता है, ग्रुप में नहीं होता है, ना ही वर्बल होता है, ना ही नॉन वर्बल होता है। ठीक है, ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस में, वो बाद में बताऊंगा आपको। दूसरा आया है एनर्जलाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर। जब हम किसी चीज़ के बारे में डायरेक्टाइज हो जाते हैं, मान लो आपका एक बिहेवियर होता है जहाँ पर हम एक एनर्जेटिक फील करते हैं। आप देखो, हम जब मोटिवेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर एनर्जी होती है, और एक बिहेवियर होता है हमारा, जिस डायरेक्शन में हम चल पड़ते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है मोटिवेशन। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। और याद रखना, यहाँ से बड़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, वो क्या आती है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। क्या होता है? रिलेटिवली परमानेंट होता है, परमानेंट कभी नहीं होता है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। एटीट्यूड क्या होता है? जिस चीज़ में हमारा एटीट्यूड क्या है? एक एप्टीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मतलब हम किसी के बारे में क्या सोच रखते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ में कितने माहिर हैं। जैसे किसी हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? उसमें हम उस चीज़ के, जैसे मान लो मैथ का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, तो वह हम मैथ के बारे में क्वेश्चन डालते हैं और मैथ को सॉल्व करते हैं। हम मैथ के बारे में उसकी नॉलेज चेक करते हैं, वो एप्टीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब हमारा नज़रिया क्या है उसके बारे में, वो हमारा एटीट्यूड होता है। आगे पूछा है ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें हम पिक्चर दिखाते हैं। जब हम पिक्चर दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल। इंडिविजुअल का मतलब होता है जब हम किसी एक बच्चे का एक टाइम पे किसी की इंटेलिजेंस चेक करें, वो इंडिविजुअल होगा। ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप होगा। और वर्बल का मतलब जब हम बोल के किसी को पूछेंगे तो वो हमारा वर्बल होगा। आगे पूछा है टोटली ऑफ बिलीव और फीलिंग अबाउट वन सेल्फ। अपने बारे में क्या? अपने बारे में जानना वो क्या होता है? हमारा सेल्फ होता है। सेल्फ ही बात हुई ना, अपने बारे में अपना क्या बिलीफ है, दैट। ठीक है, ईड ईगो सुपर ईगो अभी बताया मैंने आपको, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसको नोट कर लो, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। आपको याद रखना है IQ का टर्म पूछेगा तो आपने लगाना है टर्मन, और अगर आपको IQ का कंसेप्ट पूछेगा तो आपने लगाना है स्टर्न, और अगर आपको पूछेगा IQ का टेस्ट किसने दिया था, फर्स्ट IQ टेस्ट, तो वो दिया था बिने ने। किसने दिया था? बिने ने। फिर आपको क्वेश्चन आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तो वो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। टर्म पूछा हो तो टर्मन, कंसेप्ट पूछा होगा तो स्टर्न, और IQ का पहला टेस्ट बिने ने दिया था। क्लियर होगी बात? ये भी पेपर में बहुत बार आता है। कई बार आप बिने ना दिया हो IQ के टेस्ट में तो आप साइमन में लगा देते हैं, साइमन भी चल पड़ता है। ठीक है, साइमन और बिने ने साथ में ही दिया था ये। तो इसका आंसर क्या होगा? कंसेप्ट पूछा है तो किसने होना? विलियम स्टर्न।
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अलग है, स्टर्न अलग है, स्टर्न और स्टर्नबर्ग में फ़र्क है। आगे पूछा है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी किसने डिस्क्राइब की है? वो यंग ने कहा था। यंग ने 3 तरह की पर्सनैलिटी बताई थी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक एम्बीवर्ट भी दिया था, एक एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बड़ा ज़्यादा बोलते हैं, एम्बीवर्ट क्या होते हैं जो बैलेंस ज़िंदगी जीते हैं, वो होते हैं एम्बीवर्ट। शेल्टन ने भी क्लासीफाई किया था, शेल्टन ने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर पर्सनैलिटी को बताया था उसने। जैसे इसने 3 बताई थी, एक होता है एंडोमॉर्फिक, ये भी बड़ी बार आती है, दूसरी होती है एक्टोमॉर्फिक और तीसरी होती है मेसोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक जो होते हैं वो मोटे लोग होते हैं, एक्टोमॉर्फिक वो होते हैं जो पतले लोग होते हैं, और मेसोमॉर्फिक जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, ना ही बड़े पतले होते हैं ना ही बड़े मोटे होते हैं। ठीक है, तो शेल्टन ने फिजिकल यानी कि देखने के हिसाब से उसने क्लासीफाई किया था, वो कौन सी थी? शेल्टन की। रोजर ने कुछ नहीं कहा था पर्सनैलिटी के बारे में। आगे आया है करेक्ट मैच कौन सा है? मैस्लो ने ह्यूमनिज्म दिया है, सही बात है, मैस्लो जो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है। साइकोएनालिसिस किसने दी थी? ये गलत है, साइकोएनालिसिस जो दी थी वो दी थी फ्रूड ने। किसने दी थी? फ्रूड ने। एरिक्सन ने क्या दिया था? अभी मैंने बताया, साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि रोजर ने क्या दिया था? ये एक सेल्फ का कंसेप्ट दिया था, ये आता है पेपर में। एरिक्सन ने, बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? जे.बी. वाटसन। कौन है? जे.बी. वाटसन। आगे बताया है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, फिजिकल मेकअप के ऊपर किसने कहा था? शेल्टन ने। एरिक्सन ने कुछ नहीं कहा था, मैस्लो और बंदूरा की इस थ्योरी में कोई काम नहीं है। बंदूरा ने जो दी थी वो दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी। और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं मॉडलिंग भी बोलते हैं और इमिटेशन भी बोलते हैं, और इसी को हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरी भी बोलते हैं। ये पेपर में बड़ी बार आती है। आगे पूछा है सेकंड लेवल, तो मैस्लो की हायरार्की की नीड हम यहाँ साइड में बना ही लेते हैं, सारे ही लिख लेंगे जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि जो हमारे शरीर को चाहिए होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी होती है हमारी सेफ्टी नीड। तीसरी होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथी होती है हमारी सेल्फ एस्टीम, और पांचवी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेकंड लेवल पूछा हो तो सेकंड लेवल कौन सा हुआ? सेफ्टी नीड। कौन सी होगी? सेफ्टी नीड। अगर आपको सेकंड हाईएस्ट पूछा होता तो क्या होनी थी? सेल्फ एस्टीम। तो क्या होनी थी? सेल्फ एस्टीम। और आपको बेसिक पूछा था तो कौन सी होती? फिजियोलॉजिकल नीड। क्लियर होगी बात? आगे पूछा है करेक्ट मैच इज, सबसे ज़्यादा जेडपीडी किसने दिया है? वाइगोस्की ने। आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन के बारे में अभी पढ़ा हमने, किसने दिया था? ये गलत है लेकिन पता होना चाहिए किसने दिया था। आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन के बारे में हमें कहा था एरिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक्सन ने। ईड के बारे में किसने कहा था? अभी हमने पढ़ा साइकोएनालिसिस में फ्रूड ने कहा था। सेल्फ का कंसेप्ट अभी बताया मैंने, कार्ल रोजर ने दिया है। आगे बेसिक ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज इन फ्रूड थ्योरी, तो वो होती है एरोजेनियस जोन होता है वो, जिसमें ईडीगो सुपर ईगो डेवलप होती है। ठीक है, आगे पूछा है लॉन्ग टर्म रीइंफोर्समेंट। अगर हम किसी को रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, मान लो एक बच्चा है उसको आप शाबाशी वेरी गुड नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे के अंदर क्या भावना आ जाएगी? वो चीज़ें कम कर देगा सीखना, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? रिडक्शन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, अगर हम किसी, जैसे आप क्वेश्चन आता है पेपर में, एक बच्चा है जिसको क्या हुआ, एक बार वो फूल तोड़ रहा था, उसको कांटा लग गया, तो उसके अंदर वो डर बैठ गया, तो उस डर के कारण वो हर एक लाल चीज़ से डरता है, उसको बोलते हैं हम जनरलाइजेशन। यानी कि हर उस जैसी चीज़ से डरना वो जनरलाइजेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उसको पता है कि किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। और लर्निंग आपको मैंने अभी बता ही दिया। ठीक है, याद रखना रीइंफोर्समेंट भी 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पुनिशमेंट भी 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ
जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है वो पनिशमेंट होती है, वो कभी नहीं होती है। पनिशमेंट अलग अलग होती है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट। डिफरेंट कौन सा है इसमें? देखो, आइडेंटिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और ट्रस्ट, ये अभी मैंने ऊपर बताया था, ये साइको सोशल थ्योरी में होता है। इड जो होता है वो साइकोएनालिटिक थ्योरी में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इड। आगे पूछा है आरबी कैटल ने, जो देखो आरबी कैटल ने, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आरबी कैटल ने एक पर्सनैलिटी के टेस्ट दिया है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पूछा है कि इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं। तो हम जो फैक्टर दिए होते हैं 16 फैक्टर, उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किसकी एनालिसिस करते हैं? फैक्टर एनालिसिस करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, नहीं कोई प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस की जो न्यू थ्योरी आई है उसको बोलते हैं हम, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने। उसको बोलते हैं हम मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो उन्होंने कहा था कि मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आती है। हार्वर्ड गार्डनर जो थ्योरी दी थी इसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दूसरा आपको एक क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आता है एक यूनिफैक्टर थ्योरी। ये सारी लिखेंगे हम। यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो दी थी बिने ने। इसने दी थी बिने ने। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है टू फैक्टर थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर थ्योरी जो होती है वो दी है स्पीयरमैन ने। किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। ये बड़ी बात आता है। जो ट्रायर्की थ्योरी दी है, बहुत सारी थ्योरी हैं, ट्रायर्की थ्योरी जो दी है वो दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, फिर एक आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो दी है थ्रस्टन ने। किसने दी है? थ्रस्टन ने। एक होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक होती है मल्टी फैक्टर थ्योरी। एक होती है हार्वर्ड गार्डनर दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। एक होती है मल्टी फैक्टर थ्योरी। अगर आपको आए मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो दी है थ्रोनडाइक ने। याद रखना, ये पेपर में बहुत कंफ्यूज करती है। जो मल्टी फैक्टर है वो थ्रोनडाइक ने दी है, और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो हार्वर्ड गार्डनर दी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। मल्टी फैक्टर लिखा होगा तो थ्रोनडाइक ने, और अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया होगा तो हार्वर्ड गार्डनर ने। आगे पूछा है अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? तो वो भी बड़ी बार आता है। प्रोजेक्ट मेथड जो दिया था वो किलपैट्रिक ने दिया था। किसने? किलपैट्रिक ने। आगे पूछा है ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज क्या होता है? जो हम किसी चीज़ के बारे में हमें पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, पता है हिमाचल की राजधानी कहाँ है? शिमला है। तो वो क्या है? जो चीज़ फैक्ट होती है उनको बोलते हैं हम सिमेटिक मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या आएगा? सिमेटिक मेमोरी। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ H2O का सूत्र, H2O जो वाटर का सूत्र होता है, तो वो क्या है? एक फैक्ट है। तो वो कौन सी मेमोरी हुई? सिमेटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो हमारी ज़िंदगी का कोई हमें लम्हा याद हो, वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी जैसे गाड़ी चलाना, एक भी एक तरह की क्या होगी? प्रोसीजरल मेमोरी होती है। आगे पूछा है मेमोरी विद लार्ज स्टोरेज। सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ये लाइफ लॉन्ग होती है, जब तक इंसान जिंदा रहता है उसको ये चीज़ें याद रहती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो होता है वो 20 से 30 सेकंड तक के बीच में होता है, और अगर सेंसरी मैटर जो सेंसरी जो होता है वो 1 से 2 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, जो चीज़ें याद रहती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अटेंशन। अटेंशन जो होती है वो लिमिटेड होता है। अटेंशन का जो स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है। और अटेंशन जो होती है, क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन किसने दी थी? थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन किसने दी थी? वो दी थी ब्रॉडबेंट ने। किसने? ब्रॉडबेंट ने। आगे क्वेश्चन आता है फ्रॉम ह्यूमनिज्म पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिज्म मानते हैं, जो मानवतावादी है मानते हैं, वो सोचते हैं कि इंसान जो होता है वो इंसान अच्छा प्राणी है। आगे पूछा है इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम में बी ऑब्जर्व। ऐसा जरूरी नहीं जो इंसान गिफ्टेड होता है उसको क्या इमोशनल प्रॉब्लम नहीं सकती। ऐसा सोचा है आपने कि कोई इंसान मान लो बहुत ही समझदार है, बहुत है, तो उसको प्रॉब्लम तो होती है। तो क्या हो गया? होती है प्रॉब्लम। आगे पूछा है बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन्स कैपेबिलिटी। जिसको अपने बारे में पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या होता है? उसने अपने आप को एक्चुअलाइज कर लिया है। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है?
सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जब हमारे मन में हमारे प्रति कितनी रिस्पेक्ट है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ कंट्रोल का मतलब हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, और सेल्फ मीटरिंग का मतलब हम अपने आप को मीटर करेंगे कि मेरी कमियां क्या है, मेरी खामियां क्या हैं। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन, तो लर्निंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, इन्वायरमेंट के ऊपर होती है। जैसे आप बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे वो बच्चा वैसे ही सीखता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी, मेमोरी का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, एनकोडिंग। फिर क्या होता है, स्टोरेज। तीसरा क्या होता है, रिट्राइवल। तो एनकोडिंग पहला स्टेप, दूसरा स्टोरेज और तीसरा क्या होता है, रिट्राइवल। पहला स्टेप एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्राइवल होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन्हें पूछा नॉट इंक्लूडेड, ये सभी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर आज के इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द क्लास।